गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का एक खूबसूरत प्ले जो हैमलेट टाइटल के नाम से मशहूर है। तो यस फ्रेंड्स, इस हैमलेट की कहानी हम आपको हिंदी में सुनाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्ले की सेटिंग डेनमार्क है और उस प्ले पे चलने से पहले हम आपको इस प्ले के लीडिंग कैरेक्टर्स के विषय में बता दें ताकि आप प्ले को बेहतर ढंग से समझ पाएँ, क्योंकि जो पूरा प्ले होगा वो इन्हीं कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। तो मेन कैरेक्टर्स की बात करें हम फ्रेंड्स तो वो हैमलेट है और हैमलेट प्रिंस हैमलेट और यही हैमलेट किंग हैमलेट भी था, उसका नाम भी हैमलेट ही था। अगला कैरेक्टर है गर्ट्रूड किंग हैमलेट की वाइफ और प्रिंस हैमलेट की मदर। Another leading character is Claudius, guys. Claudius is uncle of Prince Hamlet. Next character, guys, is Polonius. Polonius एक कोर्टियर है इस दरबार का, इनकी कोर्ट में। ओफेलिया is the another main character of this play, जो पोलोनियस की बेटी है और प्रिंस हैमलेट की फ्रेंड। नेक्स्ट कैरेक्टर इज लियर्टिस पोलोनियस का बेटा और ओफेलिया का भाई। इनके अलावा फ्रेंड्स अनदर कैरेक्टर इज होरेशियो। तो और होरेशियो इज क्लोज फ्रेंड ऑफ प्रिंस हैमलेट। तो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको अभी बताया है क्या कि ये पूरे ड्रामा की सेटिंग है वो डेनमार्क की है। डेनमार्क के प्रिंस हैं प्रिंस हैमलेट और अभी वर्तमान में जो किंग है वो क्लाउडियस है। क्लाउडियस राजा बन चुका है डेनमार्क का। कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल कुछ अननोन रीज़न है, कोई ये क्लियर जानकारी नहीं है कि क्लाउडियस जो अब राजा बना उससे पहले राजा किंग हैमलेट थे। हैमलेट की डेथ हो गई है, लेकिन कारण स्पष्ट नहीं है कि किंग हैमलेट की डेथ कैसे हो गई है। ये एक पूरे किंगडम में ऐसा बताया गया कि कुछ किसी जहरीले कीड़े ने या सांप ने काट लिया, जिसकी वजह से किंग हैमलेट की डेथ हो गई है। उनका बेटा जो प्रिंस हैमलेट है वो विजनबर्ग यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, बाहर था, छोटा है, वो अभी राज संभालने की स्थिति में नहीं है। तो इस वजह से क्लाउडियस जो हैं वो डेनमार्क के राजा बन गए हैं। वहाँ की जो सब्जेक्ट्स थी, वहाँ की जो पब्लिक थी, वहाँ की जो जनता थी, उसने क्लाउडियस को एज अ किंग एक्सेप्ट भी कर लिया। और क्लाउडियस जब राजा बन गया तो वो डेनमार्क को बेहतर ढंग से ट्रीट करने लगा। ऐसा नहीं था कि ये राजा बना है, हैमलेट राजा था या उसका जो हकदार उसका बेटा होता था, जैसा कि राजतंत्र में होता है कि उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा ही होता है, भाई नहीं होता है। तो लेकिन क्लाउडियस उसे अच्छे ढंग से ट्रीट कर रहा था और वहाँ पे एक बेहतर किंग की तौर पे साबित हो रहा था। अब जब इनकी डेथ किंग हैमलेट की हो गई तो प्रिंस हैमलेट भी डेनमार्क में आ जाते हैं। होरेशियो उनके एक अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। कहानी की दरअसल शुरुआत होती है इधर। कई बार ऐसा हुआ, एक अफवाह जैसी फैली हुई थी कि राजा का जो भूत है वो डेनमार्क में इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है। कई जगह पे देखा गया। एक बार की बात है कि रात के लगभग 12 बज रहे थे और दो वहाँ पे राजा का जो किला था, जो कैसल था, उस कैसल में दो जो गार्ड डिप्लॉयड थे, उन गार्ड ने एक घोस्ट देखा। उन गार्ड के नाम थे, आप नाम को नोट कर सकते हैं क्योंकि ये लीडिंग कैरेक्टर्स हैं और इनके नाम पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो मार्सिलस और वर्नांडो ये दो गार्ड थे। ये गार्ड वहाँ पे डिप्लॉयड थे। इनको भूत दिखाई दिया। दिखाई देने के कुछ ही देर बाद बिना कुछ बोले वो चला जाता है, वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। ये बात दोनों ही गार्ड ने जाके होरेशियो को बताई कि होरेशियो इस तरीके से मुझे राजा की शक्ल में ही भूत दिखाई देता है। वो जो भूत होता है, जो घोस्ट होता है, बिल्कुल ऐसा राज मुकुट लगा रखा होता है, राजा वाली ड्रेस पहन रखी होती है
और ऐसा लग रहा है कि वो हमारा अपना किंग हैमलेट है। होरेशियो एक बड़ा ही इंटेलिजेंट पर्सन होता है विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर्स में, तो वो बहुत आसानी से किसी की बात पे विश्वास नहीं करता, उसे वो तौलता है पहले। इस तरह से कोई बोल दे कि उस बात को मान ले, होरेशियो ऐसा नहीं है, वो अपने इंटेलिजेंस को ज़रूर यूज़ करता है। तो वो कहता है कि नहीं भाई, भूत ऊत कुछ नहीं है, ऐसे हम कैसे मान लें, पहले हम देखते हैं। तो कि जब उसने बात इन गार्ड से करी कि आखिर लगभग किस टाइम पे भूत आता है, तो उन्होंने बताया कि लगभग रात के 12 बजे के आसपास वो आता है, मैंने 1-2 बार देखा है। तो होरेशियो ये तय करता है कि आज की रात हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे उसी किले पे और देखेंगे, भूत से हम बात भी करेंगे, आखिर वो यहाँ पे क्यों आ रहा है किले पे। ऐसा ही होता है दोस्तों, टाइम लगभग वही जो सेट किया होता है, दोनों में बात हुई होती है, होरेशियो वहाँ पे मौजूद होता है। जब लगभग 12 बजते हैं, घोस्ट वहाँ पे आ जाता है। होरेशियो जो अभी विश्वास नहीं करता था, उसे यकीन होता है, यस, दिखने से भी जो घोस्ट था लुक्स लाइक किंग हैमलेट। अब होरेशियो ने ये तय किया कि ये सारी बात हम प्रिंस हैमलेट को बताएंगे कि आपके फादर का जो घोस्ट है वो हमारे इस डेनमार्क के खासकर किले के इर्द गिर्द ही रहता है, और वो आता है चुपचाप से निकल भी जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहता है। तो अगले दिन जब होरेशियो इस बात को प्रिंस हैमलेट को बताता है, तो प्रिंस हैमलेट को ये भी कहता है कि वो लगभग रात के 12-1 बजे के आसपास आता है। तो प्रिंस हैमलेट भी ये तय करता है कि आज की रात हम उसी किले पे चलेंगे जिस जगह पे आता है घोस्ट। तो वहीं पे जब प्रिंस हैमलेट पहुंचते हैं, लगभग वक्त वही होता है, एक बार फिर वो घोस्ट उधर से आता है। जब घोस्ट आता है तो हैमलेट को होरेशियो कहता है कि तुम बात करिए जाके। हैमलेट आगे चलता है भूत से बात करने के लिए, भूत आगे चलता चला जाता है और हैमलेट प्रिंस हैमलेट को लेके वो घोस्ट दूर को निकल जाता है एक ऐसी सुनसान जगह पे। वहाँ पे जाके प्रिंस हैमलेट को घोस्ट बताता है कि दरअसल मैं तुम्हारा फादर हूँ, मैं तुम्हारे फादर की एक आत्मा हूँ जो एक भूत की तरह से इधर उधर भटक रहा हूँ, और भटकने की वजह ये है कि मेरी जो डेथ है वो एक नेचुरल डेथ नहीं है। दरअसल मेरी डेथ नहीं हुई है, मेरी एक हत्या हुई है। आई वॉज मर्डर्ड बाय योर ओन अंकल। तुम्हारे अंकल, तुम्हारे चाचा क्लाउडियस ने मेरी हत्या कर दी है। और वो हत्या जब हम एक पेड़ के नीचे थे, सो रहे थे, तो हमारे कान में एक बहुत जहरीला एक लिक्विड था, वो डाल दिया, और जिसकी वजह से मेरी मृत्यु हो गई थी। और एक बात दरअसल और थी जो मैं आप पॉइंट को मिस कर गया कि किंग हैमलेट की डेथ के कुछ दिन के बाद ही, महज 4 से 10 दिन के बाद ही, उसकी वाइफ गर्ट्रूड ने क्लाउडियस के साथ शादी कर ली। इस तरह की सोलोलॉजी कई एक आती हैं इस प्ले के अंदर, बहुत सारी सोलोलॉजी हैं, जिसमें एक ये भी है कि प्रिंस हैमलेट बोलता है कि फ्रेटर्स दाई नेम इज़ वीमेन, कि औरतें, महिला, तुम विश्वासघात का प्रतीक हो। तुम जब मेरे पिता की डेथ हुई थी उस टाइम पे गर्ट्रूड, मेरी माँ, तो इतना रो रही थी, और उसके डेथ के 4 दिन के बाद ही तुमने शादी कर ली, दूसरी शादी, रीमैरिज, वो भी हमारे अंकल से। लेकिन खैर ये सारा जो खेल था, हैमलेट प्रिंस को कुछ नहीं पता था। लेकिन आज अब जब उस राजा के भूत ने ये बात बताई प्रिंस हैमलेट को, साथ ही साथ में ये भी कहा कि तुमको अपने चाचा से बदला लेना है, लेकिन एक बात याद रखना है, अपनी माँ को कुछ नहीं बोलना है, गर्ट्रूड से तुम्हें कुछ नहीं कहना है। गर्ट्रूड्स के लिए किंग हैमलेट मरने के बाद भी उसकी सिंपैथी रहती है कि गर्ट्रूड को कोई आप परेशानी नहीं देंगे, लेकिन जी हाँ, तुम्हारे चाचा ने, हमारे भाई ने हमारी हत्या करी है, उसका बदला तुम्हें लेना है। हैमलेट, और इतना कहते हुए वो भूत वहाँ से चला जाता है। हैमलेट परेशान होने लगता है, बेचैन होता है, चला आता है, टेंशन उसे होता है, इसी बात पे सोचने लगता है कि आखिर मेरे चाचा ने इतना गलत काम क्यों किया है। उनको अगर ये राजा बनने का शौक़ था तो वो ले लेते, पापा से, हमारे पिताजी से, हमारे किंग हैमलेट से बात करते, वो ले सकते थे, उनकी हत्या करने की ज़रूरत क्या थी। हैमलेट आ जाता है। अब हैमलेट एक विचार भी करता है, होरेशियो के साथ इस बात को दरअसल डिस्क्लोज़ भी करता है कि
क्या क्या बात उसकी हुई थी, लेकिन वो एक प्लान करता है कि पहले तो ये करता है कि ये हो सकता है कोई और भटकती हुई आत्मा हो, हमारे फादर की आत्मा ना हो। हम इस बात का यकीन कैसे करें कि हेमलेट, किंग हेमलेट को क्लाउडियस ने ही मारा है। इसके लिए वो एक प्लान करता है कि हम एक ऐसे एक खेल मंडली को हायर करेंगे और उससे बात करेंगे, यहाँ पे राज दरबार में ही एक ऐसा प्ले करेंगे, उस प्ले में पूरी थीम वही होगी जिसमें एक राजा जिसका छोटा भाई राजा को मार देता है और उसकी पत्नी के साथ विवाह कर लेता है। इसी तरह की उसने एक इसी तरह के प्लेयर्स की एक टीम को हायर किया, उन्हें बताया कि आपको खेल कुछ इस तरह से करना है पूरा। अब होता क्या है ना कि जो प्रिंस हेमलेट है वो एक बड़ा इनर्जेटिक यंग मैन होता है, उसे सारी चीज़ों के विषय में काफ़ी अच्छे से पता होता है कि हम सच्चाई को किस तरह से जानें, जैसे साइकोलॉजिस्ट चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं चेहरे को देख के। तो प्रिंस हेमलेट ने भी ये सोचा था कि जब हम इस तरह का गेम करेंगे तो यकीनन अगर क्लाउडियस ने ये सब कुछ एक कॉन्स्पिरेसी हमारे फादर के साथ की है तो डेफिनेटली वो जब हम उसके सामने इस पूरे ड्रामा को परफॉर्म करवा रहे होंगे तो उसके जेस्चर हमें बता देंगे, उसके हाव भाव ये बता देंगे, उसका देखने का तरीका बदल जाएगा। वो सब ये इंडिकेट करेगा कि इस काम को क्लाउडियस ने ही किया है। तो टाइम तय होता है, जगह तय होती है, क्लाउडियस को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि क्लाउडियस इस तरह से, गर्ट्रूड को भी बोला जाता है, गर्ट्रूड कि आप लोगों को यहाँ पे जब एक बहुत शानदार सा नाटक यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा, आप लोग उससे देखेंगे। प्रिंस हेमलेट ने पूरी थीम बना के उस टीम को दे दी है। अब वो टीम पूरे उस गेम को शुरू करती है। आगे दोस्तों कहानी में ये होता है कि जब ये पूरा गेम शुरू होता है क्लाउडियस उत्तेजित हो जाता है और वो बीच में ही छोड़ के चला जाता है। हेमलेट को इस पूरे नाटक को वहाँ पे परफॉर्म कराने की मेन वजह थी क्लाउडियस के चेहरे को पढ़ना, उसे जो गिल्टी फील हो रही है, क्या उसने ऐसा किया है, उसके जेस्चर क्या हैं, उसके हाव भाव क्या हैं, वो पता लग गए क्योंकि वो बहुत बेचैन हुआ, परेशान हुआ और बीच में ही उस गेम को जो चल रहा था शो को छोड़ के चला जाता है। गर्ट्रूड भी बहुत बेचैन हो जाती है जब वो इस तरह के नाटक को अपने आंखों के सामने देखती है। तो हेमलेट को अब विश्वास हो गया, यस द एक्ट जो उनके फादर की क्या मर्डर था वो डेफिनेटली क्लाउडियस ने ही कराया था, क्योंकि एक तरफ किंग हेमलेट का घोस्ट बता रहा था और बिल्कुल उसी तरह का जब हमने यहाँ पे एक नाटक को परफॉर्म कराया उसमें क्लाउडियस का व्यवहार बता रहा था। अब हेमलेट ने आगे की अपनी एक नई प्लान किया। नया प्लान ये किया कि अपने आप को एकदम पागल जैसा उसने दिखाने लगा। इस चीज़ को देख के क्लाउडियस भी उसके जो व्यवहार में अचानक से परिवर्तन आने लगा था। क्लाउडियस भी उस चीज़ को बड़ा वॉचफुल था कि हेमलेट अब बदला बदला क्यों हो रहा है। दरअसल हेमलेट के प्लान का वो हिस्सा था। अब हेमलेट जब इस तरह की हरकतें करने लगता है तो इधर क्लाउडियस बोलता है, कुछ और उनके मित्र जो होते हैं उसे होरेशियो से भी बात करता है कि हेमलेट में ये बदलाव क्यों आ रहे हैं। और इधर हेमलेट कि होरेशियो के अलावा ओफेलिया जो पोलोनियस की बेटी थी उसको भी क्लाउडियस बात करता है कि आप हेमलेट के व्यवहार को देखिए, उसे जो भी अगर वो बेचैन है, परेशान है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, क्या वजह है, वजह को जानने की कोशिश करो और उसे सांत्वना दीजिए, उसे संभालिए। लेकिन हेमलेट तो ये सब कुछ बिगड़ा नहीं था, डिप्रेशन में नहीं था, उसके प्लान का हिस्सा था। वो अपने फादर के उस मर्डरर के करीब पहुंचना चाह रहा था और उसकी हत्या करना चाह रहा था, मैं यूं कहूं तो यही था। अब आगे दोस्तों ये होता है कि जब लगातार प्लान कर रहा था, अब उसने पोलोनियस को भी डिप्लॉयड कर दिया हेमलेट की यू ऑल्सो लुक आफ्टर हेमलेट। अब हेमलेट बार बार अपनी माँ से भी बात करता था कि एक दिन की बात है कि हेमलेट अपनी माँ गर्ट्रूड से बात कर रहा था,
अब गर्ट्रूड से बात कर रहा था, गर्ट्रूड को उसने बड़ा बुरा भला भी कहा कि तुम ऐसी हो वैसी हो। इसी बीच में पोलोनियस भी आ जाता है। पोलोनियस एक पर्दा के पीछे से ये सारी बात सुन रहा था, क्योंकि वो क्लाउडियस के द्वारा डिप्लॉयड किया गया था कि वी वॉचफुल टू हैमलेट। और हैमलेट किन से मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, वो सारी बात आपको हमें बतानी है। अब इधर पोलोनियस जब ये बात को सुन रहा था, हैमलेट को बात करते ही करते शक हो गया है कि पर्दे के पीछे कोई है। और वो उसका शक था वो पोलोनियस की तरफ नहीं था, उसे ये लग रहा था कि क्लाउडियस शायद हमारी बात को सुन रहा है। तो जैसे ही उसे ऐसा लगा, उसने एकदम से अपनी तलवार निकाली एंड अटैक ओवर दैट। जो कि पर्दे के पीछे आदमी था वो पोलोनियस था, और उसमें इस तरह से किया कि पोलोनियस की डेथ हो जाती है। अब जब ये बात बाहर आती है क्लाउडियस के पास, पोलोनियस की हत्या हैमलेट ने कर दी। हैमलेट भी बाहर निकल के देखता है पोलोनियस को चीखते हुए। उधर गर्ट्रूड भी बाहर को आके देखती है, पोलोनियस था। पोलोनियस लगभग अपनी मरणासन स्थिति में आ चुका था। हैमलेट को देख के बुरा लगा, क्योंकि वो मारना नहीं चाह रहा था। पोलोनियस उसका टारगेट नहीं था, उसका टारगेट क्लाउडियस था। तो अब दरअसल डेनमार्क के कुछ इस तरह के कानून थे कि अगर कोई हत्या करता है तो उसे देश के बाहर निकाल दिया जाएगा, एग्जाइल किया जाएगा। तो अब हैमलेट को दरअसल गर्ट्रूड क्लाउडियस को बता दी कि प्रिंस हैमलेट ने ये इंटेंशनली मर्डर नहीं किया था, ये गलती से हुआ है। तो अब आपको गर्ट्रूड बोलती है क्लाउडियस को कि आप इसे सज़ा मत दीजिए। तो क्लाउडियस पूरा ये मर्डर अपने ऊपर ले लेता है पोलोनियस का, ये बोल देता है। लेकिन फिर भी हैमलेट को लेके क्लाउडियस एक नया प्लान करता है। इधर जब ये बात दूसरी तरफ ओफेलिया को पता लगती है तो ओफेलिया बहुत बेचैन होती, बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसकी एक इकलौती बेटी उसके साथ रह रही थी, बेटा था वो बाहर रह रहा था। तो अब ओफेलिया के लिए एक गार्जियन था, एक फादर था, वो पोलोनियस अकेला, इसके अलावा और कोई वहाँ पे नहीं होता। तो ओफेलिया बहुत बेचैन परेशान, वो भी सुसाइड कर लेती है। तो पोलोनियस और ओफेलिया दोनों, पोलोनियस की हत्या होती है और ये आत्महत्या कर लेती है। तो इस फैमिली के दो लोगों की इस तरह से इस रिवेंज ट्रेजेडी में जैसे हम आगे चल रहे हैं तो दो लोग मारे जाते हैं। अगले की तरफ हम आते हैं, होरेशियो और हैमलेट। इधर हैमलेट को क्लाउडियस कहता है कि इसे बाहर इंग्लैंड भेज दीजिए, यहाँ पे अभी नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे रहने से कुछ और बातें बन जाती हैं। लेकिन क्लाउडियस ये क्लियर हो चुका था कि हैमलेट अब उसके लिए एक दुश्मन बनता जा रहा है। अब हैमलेट भी इधर फिराक में था, इधर प्लान कर रहा था क्लाउडियस को मारने के लिए, और उधर क्लाउडियस ने भी अपनी गोटियाँ हैमलेट के खिलाफ बिछाना शुरू कर दी कि हैमलेट को अब अपनी रास्ते से हटा दें, क्योंकि हो सकता है ये हमारी हत्या कर दे। तो अब इधर हैमलेट को वापस भेज देता है इंग्लैंड के लिए क्लाउडियस, और दो लोगों को भेजता है उसके साथ। वो होते हैं रोजेनक्रेंट्स और गुइल्डस्टर्न। ये दो कैरेक्टर हैं, आप यू कैन जस्ट राइट डाउन देयर नेम। इन दो कैरेक्टर के साथ हैमलेट को भेजता है, क्योंकि ये परीक्षा में नाम पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो अब इन दोनों को भेजा, और इनके साथ साथ क्लाउडियस ने एक लेटर और दे दिया और ये कहा कि ये इंग्लैंड के राजा को जरा थमा देना। उस लेटर में नाम दे दिया हैमलेट का कि ये जैसे ही इंग्लैंड में आए इसकी हत्या कर दीजिए। अब उधर क्या होता है कि हैमलेट ने रोजेनक्रेंट्स और इन दोनों से ये लेटर ले लिया, वहाँ पे नाम में थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया, अपना नाम हटा के इनका नाम कर दिया जो लेके जा रहे थे। और हैमलेट उसमें जो कुछ लुटेरों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया जिस शिप से जा रहे थे। तो हैमलेट चुपके से उधर से भाग आया वापस नॉर्वे में। अब नॉर्वे में जब आया तो वो उधर उस ग्रेव की तरफ जाता है जहाँ पोलोनियस और ओफेलिया को दफनाया गया था। तो जब हैमलेट वहाँ पे पहुँचता है तो लियर्टिस तब तक आ चुका होता, जो बाहर होता है, पोलोनियस का बेटा। वो आता है और वहाँ पे जब हैमलेट को देखता है तो एकदम से उत्तेजित हो जाता है, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो वेरी इनर्जेटिक और यंग मैन। क्योंकि हैमलेट ने उसकी हत्या करी थी, उसे ये पता लग गया था उसके फादर को मारने वाला हैमलेट ही है। और हैमलेट
ने पोलोनियस की हत्या करी और उसी के गम में दरअसल उसकी बहन भी चली गई है। तो अब उसके लिए कोई रहा नहीं है लेयर्टिस के लिए। तो लेयर्टिस के लिए बहुत बड़ा दुश्मन हैमलेट बन चुका था। जैसे ही हैमलेट को देखता है वो इसी ललकारता है और हैमलेट आया था। ये सारी घटना हो रही है दोस्तों उस ग्रेवयार्ड में जहाँ पे इनको दफनाया गया था, उसी पॉइंट पे जब हैमलेट आता है। लेयर्टिस उस चीज़ को देख रहा होता है। अब दोनों के बीच में एक झगड़ा होने लगा है, लेयर्टिस और हैमलेट के बीच में। अब उस चीज़ को दरअसल क्लाउडियस देखते हैं। क्लाउडियस कहते हैं नहीं नहीं, ये इस तरह से नहीं भाई, ऐसे नहीं लड़ते हैं, ये कोई वीरों की लड़ाई नहीं है इस तरह से। चलिए हम एक ऑर्गेनाइज करते हैं, एक डुअल ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें देखते हैं किसके अंदर कितनी जान है। लेयर्टिस उसे एक्सेप्ट करता है, हैमलेट भी करता है कि ठीक है कर लीजिए ऐसा। तो अब हैमलेट ने जब इस तरह का काम क्लाउडियस ने रखा तो कि ठीक है, हैमलेट और दोनों तैयार हो जाते हैं। एक जगह पे पहुंचते हैं जहां पे ये सारी तैयारियां क्लाउडियस ने करके रखी थी कि इस तरह से आपको इस जगह पे इस हथियार के साथ लड़ाई करनी है। और हथियार क्या थे दोस्तों? तलवार थी। एक तलवार लेयर्टिस को दी जाती है और एक हैमलेट को दी जाती है। और जो तलवार लेयर्टिस को दी जाती है, इनफैक्ट उस तलवार में पॉइजन लगा दिया जाता है कि लेयर्टिस को जिस तलवार दी जाती है उस तलवार में पॉइजन लगा दिया जाता है कि बाई चांस गलती से कहीं पे हैमलेट को टच भी हो जाए तो हैमलेट का काम तमाम हो जाए। ये प्लान था क्लाउडियस का। और दूसरी तरफ एक शरबत हम कह सकते हैं या वाइन जिसमें जहर मिला के रख दिया गया था एक कप में, और ये कहा गया था कि जीतने वाले को ये दिया जाएगा। तो बहुत तंगड़े तरीके से प्लान किया था क्लाउडियस ने क्या कि अगर हैमलेट लेयर्टिस से बच जाता है और जीत जाता है तो जीतने वाले को वो वाला कप दिया जाएगा और कप में होगा जहर। कह दिया गया था जीतने वाले को, मतलब ये एक बहुत शानदार वाइन होगी जो मस्त हो जाएगा पीने के बाद। तो वो पिएगा तो हैमलेट अगर या तो उधर से बचा तो इधर मारा जाएगा। तो अब दोनों का युद्ध शुरू हो जाता है और उधर सामने क्लाउडियस और गर्ट्रूड बैठी हुई थी, इस डुअल को देख रही थी, द्वंद्व युद्ध को देख रही होती हैं। और उसमें हैमलेट भारी पड़ने लगता है। हैमलेट लेयर्टिस को डिफीट करने लगता है, उसे हराने लगता है। गर्ट्रूड बहुत खुश हो जाती है फ्रेंड्स। गर्ट्रूड खुश होती है और वो एकदम खुशी के मारे उस कप में रखे हुए उस जहर को, जो पॉइजन था, उसे पी जाती है। फ्रेंड्स, गर्ट्रूड जब उसे पी जाती है तो उसमें एक बहुत घातक जहर था, बहुत खतरनाक जहर था। गर्ट्रूड मारी जाती है और जब इसे मरता हुआ हैमलेट देखता है तो एकदम से अटैक लेयर्टिस पे कर देता, क्योंकि वो भारी पड़ रहा था, लेयर्टिस की हत्या कर देता है। और जैसे ही मरती हुई उसे देखता है और इस पूरे काम में, इस दोनों के बीच में जो डुअल था उसमें हैमलेट भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। आता हैमलेट एकदम दौड़ के अपने अंकल सामने बैठे थे क्लाउडियस के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है, उनकी हत्या कर देता है। इधर हैमलेट भी लगभग मरणासन स्थिति में आ जाता है इस युद्ध में। इस दोनों के बीच में डुअल होता है और उसके पास चूँकि जो शोर्ड थी वो पॉइजनस थी, तो ऐसे में काफ़ी घायल हो जाते, लगभग वो भी मरणासन हो जाते हैं, गिर जाता है। होरेशियो इस चीज़ को देखता हुआ आता है, कहता है कि जब हमारा फ्रेंड नहीं, इसके अलावा किंग नहीं, कोई नहीं, अब हम भी जीवित रह के क्या करेंगे। वो भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने को होता है। हैमलेट मरते हुए रोक देता है होरेशियो, क्योंकि होरेशियो तुम्हें आत्महत्या नहीं करनी है, अब नॉर्वे को तुम्हें संभालना होगा, नॉर्वे को तुम्हें देखना होगा, आगे आने वाले लोगों को भी बताना होगा। तो होरेशियो रुक जाता है, इधर हैमलेट की डेथ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, क्लाउडियस, गर्ट्रूड, हैमलेट, पोलोनियस, ओफेलिया, लेयर्टिस, ये सारे मारे जाते हैं। और इधर होता ये है कि होरेशियो ने तब तक की जो प्रिंस ऑफ नॉर्वे या नॉर्वे का जो किंग था, वो जब किंग हैमलेट थे उसी टाइम पे नॉर्वे का जो किंग था, वो किंग फोर्ट्रिस था, वो हैमलेट ने उसकी हत्या कर दी थी। तो वो बार बार नॉर्वे का जो किंग था, जो प्रिंस था, अब जो किंग बन चुका था, वो इस डेनमार्क के ऊपर बार बार अटैक करता था, लेकिन क्लाउडियस की तंगड़ी आर्मी उसे बार बार भगा देती थी और उसे अपने अंदर या अपनी राज्य को हथियाने का मौका नहीं दे रही थी। तो जैसे ही उसे पता लगा कि ये दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू हिम,
तो वो अटैक कर देते हैं। तो जैसे ही जब वो आते हैं तो होरेशियो उसे पूरी बात बताता है कि ये इस तरह से कहानी हुई थी। तो अब जो डेनमार्क था वो उस जो नया प्रिंस जो प्रिंस था जो अब किंग बन चुका था नॉर्वे के, उसके हाथ में जाता है और हेमलेट प्रिंस हेमलेट का एक अच्छे से अंतिम संस्कार करवाता है। तो थैंक यू सो मच। ये तो थी एक रिवेंज ट्रेजेडी, विलियम शेक्सपियर की 5 ग्रेट ट्रेजेडी में से एक हेमलेट, जो अब तक की या विलियम शेक्सपियर की बिगेस्ट ट्रेजेडी थी। तो फ्रेंड्स 5 एक्ट में थी, बिगेस्ट ट्रेजेडी थी। आपको कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। जी हाँ, एक बात और आपसे, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करो। थैंक्स अलॉट वंस अगेन। गुड नाइट।